सो वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार, एकदम ज़बरदस्त वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो क्या है, डिफरेंशिएशन। देखिए भैया, डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 12th में इसको जनरली मैथ्स में काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं, कभी कहीं कहीं 11th में ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें जगह जगह एकदम कदम कदम पग पग यूज होता है, इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि डिफरेंशिएशन को पढ़ें, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे ना तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों है, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, है ना। सारे चीज़ें एकदम बेसिक से देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो सारे चीज़ें जब डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स आने वाले हैं जिनका यूज होने वाला है कि नहीं। तो पहले उन टर्म्स को हम जान लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं, उनका एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, ताकि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ें तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम पहले फंक्शन जानेंगे। क्या जानेंगे? फंक्शन, मैरिज फंक्शन, है ना। ये वो वाला फंक्शन नहीं है, ये मैथ्स वाला फंक्शन है। शायद 11th के शुरू में कुछ लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा, है कि नहीं। तो इसके बारे में डिस्कशन पहले कर लेते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है। देखिए भाई सब, याद करो पौराणिक काल में, कब की बात है, पौराणिक काल मतलब 9th-10th में, जस्ट फॉर फन हम क्या देखते थे, y = x² + 2x + 3। ये एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, बताओ तो, ध्यान से सोचो, कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ये वाले सोच लिया ना। यस, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। कौन कौन? एक x दिख रहा है और दूसरा y दिख रहा है। समझा क्या? क्लियर है ना। यस, तो यहां पे y = x² + 2x + 3 में 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा देर के लिए पॉज करो, ठीक है। याद करो, x² + 2x + 3 = 0 ऐसे करते थे, इसका 2 रूट निकालते थे, कुछ अल्फा और बीटा आता था। याद आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा जो होता था -b/a होता था, रूट्स आते थे, है ना। अल्फा इंटू बीटा आता था, c/a आता था, c/a, अल्फा इंटू बीटा -b/a। याद आ रहा है ना? गुड, बहुत सुंदर। तो ये जो टर्म है ना, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। और वो क्वाड्रेटिक = 0 करने का मतलब ये होता था कि आप रूट्स फाइंड करो, x के वो वैल्यूज फाइंड करो जिसपे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाता है। यही पढ़े थे ना। तो उनका याद है डिस्क्रिमिनेंट d अगर 0, d पॉजिटिव होता था तो इसके 2 रूट्स आते थे, d अगर 0 होता था तो एक ही रूट आता था। समझे ना। d मतलब b² - 4ac, याद है डिस्क्रिमिनेंट, श्रीधरचर्या रूल। यस, बहुत बढ़िया। तो ये वहां सब चीज हम पढ़ते थे। और d निगेटिव होता था तो कोई भी रियल रूट नहीं होता था, ठीक है। नाउ अब देखो, ध्यान से सुनो, वहां तो रूट निकालना होता था, फैक्टराइज करके रूट निकाल दो। जहां फैक्टराइजेशन अगर मुश्किल हो रहा है ना, वहां पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट निकाल दो। गुड, बहुत सुंदर। लेकिन अब रूट निकालना नहीं है, अब तुमको y = वैसे ही दिया है, x² + 2x + 3 ऐसे दिया हुआ है। ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं x1 डालता हूं तो y क्या आएगा, बताओ, जल्दी बताओ। इसमें डालेंगे 1² + 2 × 1 + 3 मतलब 6 आया ना। x1 डाला तो y कितना आया? 6 आया। बहुत सुंदर। x-1 डाला, x इनपुट है। क्या है? इनपुट है। जब x को पुट किया इसमें तो y कितना आ गया? y आ गया -1 का होल स्क्वायर -2 1 3 + 1 4, ये 4 आ गया। करेक्ट है, बहुत सुंदर। x अगर यहाँ पे x 0 डालता मान लो, तो 0 ये भी हो जाता, 0 ये भी हो जाता, y कितना होता? 3 होता। तो x के अलग अलग वैल्यू पे y का कुछ वैल्यू आ रहा है। समझ रहे हो ना। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, x का जब वैल्यू डाल रहा हूं ना, तब ना y का वैल्यू आ रहा है ना। और यहां 2 वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल जो है ना, एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल
एक कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा जो भाई साहब है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये x कुछ भी डाल दो, x तो अपने मर्जी के ऊपर डिपेंड है। x मान लो मैंने 5 डाल दिया तो ये 5 का होल स्क्वायर होगा, तब 2 × 5 होगा, +3 होगा, तब ना y का वैल्यू आएगा भाई साहब। मतलब ये कि y का क्या होगा, y क्या होगा, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मतलब x तो इंडिपेंडेंट है भाई साहब, वो भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, टोटल 2 वेरिएबल है, लेकिन x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y का क्या वैल्यू आने वाला है, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। ये बात तो समझ में आ गया ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को जान लिया, ये लिख लेना वेरिएबल्स थोड़ा पीछे करके ना। ग्राफ याद है क्या, ग्राफ बहुत सुंदर। अब देखो वहां पे x इधर लिखा जाता था, y इधर, किसी x कोऑर्डिनेट पे y कोऑर्डिनेट को ढूंढते थे, तो x कोऑर्डिनेट को जनरली यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है। यहाँ क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब y के ऊपर क्या रखा जाता है, यहाँ पे जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल रखा जाता है। अब तुम कहोगे सर थोड़ा सा एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा एग्जाम्पल। देखो कैसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रखो और यहाँ पे टाइम रखो। जनरली यही रखा जाता है ना भाई, ग्राफ तो देखे हो ना, कहीं तो गलती से देखा होगा, और नहीं देखा हो तो देख लो। बहुत बढ़िया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, टाइम यहाँ पे है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम यहाँ पे मान लो 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। देखा ही होगा, देखा है ना, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई साहब, मान लो ये दिया है 2 मीटर, इसका इंटरवल ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। तो जब मुझे पता करना होगा कि भाई 6 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। मान लो 8 मीटर हुआ, तो टाइम तो है हम इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं ना इस टाइम पे। हाँ, तो इस टाइम पे y क्या होगा उसको देखना पड़ेगा ग्राफ से। मतलब यहाँ टाइम कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसीलिए जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो इनकम, तुम्हारा इनकम कहीं पे रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे 1 लाख 2011 में, 2012 में, 2013 में, तो देख रहे हो ईयर यहाँ पे दिया है, ईयरली यहाँ पे ईयर्स दिया है। और ये जो है ना 1 लाख, ये 2 लाख हो गया, 3 लाख, इस टाइप से ऐसे भी कर भी आ सकता है। 1 लाख है, 2 लाख है, ऐसे कर भी आ सकता है। समझे क्या? मतलब कि किसी ईयर में तुम्हारा कितना इनकम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व। तो ईयर तो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो तुम्हारा इनकम है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया, लिख लोगे? गुड। चलो अब देखो, ये जो था y = x² + 2x3, देखो हम तो पढ़ने वाले हैं फंक्शन, लेकिन बताया ना फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएशन, लेकिन बताया ना डिफरेंशिएशन जानने के पहले कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हीं टर्म्स को हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई वो कौन कौन से टर्म्स है, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब ये देख लेंगे ना तब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, और वहाँ इन सब का यूज आएगा तो तुम्हें लगेगा अरे यार हाँ ये तो पता ही है। ठीक है ना, अचानक से उन टर्म्स को अगर वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूँ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए चलिए अब हम पढ़ ही लेते हैं भाई फंक्शन क्या है। अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हें डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स समझाने लगा। गुड, चलो अब समझते हैं भाई फंक्शन क्या है। क्या हुआ,
तो पुराने समय मतलब 9th-10th में तुम ऐसा लिखते थे, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। बहुत सुंदर। अब देखो भाई साहब, इसी का रूप बदल गया, चेहरा बदल गया, आइडेंटिटी बदल गया, समझ रहे हो ना। ये y अब हो गया fx। इस चीज को वैसे के वैसे ही लिखेंगे, समझे क्या। y क्या बन गया, अपना रूप बदलकर, चेहरा बदलकर fx बन गया भाई साहब, और ये वैसे क्या वैसे रहा। कितना अच्छा दिख रहा है, fx, इधर भी x है और उधर भी x है, मतलब इसको पढ़ा जाता है f ऑफ x। क्या पढ़ा जाता है, f ऑफ x। मतलब ये जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ऐसे बोलते हैं, समझे ना। जिसे ये जो था y का कोई भी वैल्यू किस पे डिपेंड करता था, x पे डिपेंड करता था ना। तो उसी चीज को थोड़ा और विजिबल करके यहाँ पे लिखा गया है f ऑफ x। मतलब ये जो भी चीज है, ये जो भी एक्सप्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, समझे क्या। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है f ऑफ x। तो इनपुट में क्या डालते हो, x डालते हो, आउटपुट में क्या आता था, यहाँ पे y आता था, समझे ना। उसी चीज को यहाँ पे जब रूप बदल गया, चेहरा बदल गया, तो इनपुट में तो x ही डाल रहे हो ना, आउटपुट में fx आ रहा है, y क्या हो गया, fx आ रहा है। ध्यान से सुनो, f ऑफ 0, जब यहाँ 0 डाला ना तो x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 डाल दो। तो देखो यहाँ पे 0² प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 कितना आया, ऑब्वियसली 3 आया। मतलब अब बोलेंगे f ऑफ 0 इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इनपुट इधर हो गया, तो वही इनपुट f ऑफ इनपुट इक्वल टू इनपुट का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इनपुट प्लस 3। तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो गया, आउटपुट, है ना। y का कुछ, अगर x का कुछ वैल्यू डालते थे तो y कुछ आता था ना, तो इनपुट क्या डालते थे तो x डालते थे, आउटपुट क्या आता था, टोटल y आता था। x 1 डाले थे तो क्या आया था, 6 आया था ना, तो इसलिए इनपुट क्या हो गया 1, आउटपुट क्या हुआ 6 आया। उसी चीज को यहाँ पे डालो, f ऑफ 1 डालो, तो 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ऑब्वियसली 6 ही आएगा। बस तरीका बदल गया भैया, नजरिया बदल गया देखने का, फंक्शन। तो अगर कोई इंसान आपसे पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, तो ऐसे बोलो कि फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन इज ए मैथमेटिकल रिलेशन विच डिफाइन which function is a mathematical concept which defines the relation between इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे ऐसे डिपेंड करता है कि वो y इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 आ रहा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर है ना, बिल्कुल सही बात है। तो वहीं लिख लेना कि फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। कोई दिक्कत है क्या, वही तो यहाँ था ना, बस लिखने का तरीका बदल गया। fx, इसको क्या बोलते हैं, fx बोलो या f ऑफ x बोलो, क्या बोलते हैं, fx बोलो या f ऑफ x बोलो। देखो जरूरी नहीं है कि स्मॉल रहे, कैपिटल भी लिख सकते हो, समझे क्या, कैपिटल fx भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा भैया फंक्शन। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। देखो s याद है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1/n-1d। अरे ये तो बच्चे को याद होगा, जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो याद होगा ही नहीं यार, अभी तुरंत पढ़ कर आए हो, याद है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका सम ऑफ n टर्म। तो यहाँ s 2 डालोगे, n मतलब n का वैल्यू क्या है 2 डालोगे, समझे। अब यही तरीका अगर बदल दूं, फंक्शन के फॉर्म में लिखूं ना, तो इसको लिखूंगा h ऑफ n यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि f एक तो जनरल था ना, f ऑफ x है ना। तो अब यहाँ पे s है तो h ऑफ n, n/2 2a प्लस n-1
डी। एन यहाँ 10 डालोगे तो n 10/2 10-1, बाकी सब वैल्यू तुम्हें पता रहता है ए और डी। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एस है, एस यहाँ पे एस एन है, एस एन, समझ रहे हो, सम ऑफ एन टर्म्स। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वो एन है, यहाँ पे दिख रहा है ना, बाकी सब कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया? चलो अगर ये नहीं समझ में है तो एक और चीज समझो, वेलोसिटी इक्वल टू मान लो टी स्क्वायर माइनस 3t है, ध्यान से सुनना। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है भाई साहब? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 ये भी हो गया, 0 ये भी हो गया। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हो गया? 1 - 3 -2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो गया? 4 × 4 16 - 12 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? तो ये अलग अलग टाइम पे है। इसको फंक्शन के टर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, देखो कैसे लिखेंगे। v एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t, है कि नहीं? तो यहाँ ऐसे बोलते हैं v0 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। v अंदर 1 इनपुट डाल रहे हो, जब फंक्शन आता है ना तो दिमाग में इनपुट और आउटपुट ये आना चाहिए। 1 डाल रहे हो मतलब कि -2 मीटर पर सेकेंड, वहीं 4 डाल रहे हो तो 16 - 12 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आइडेंटिटी चेंज हो गया है ना। अब चेंज हुआ आइडेंटिटी, कुछ तो मतलब है ना, कुछ तो इसके फायदे होंगे, कुछ तो इसके मायने होंगे। अब उन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं आगे, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो फंक्शन को ओवरऑल अगर समराइज करें तो फंक्शन को ऐसे मानो कि फंक्शन एक मशीन है। ये क्या है? फंक्शन f(x) एक मशीन है। तो मशीन है तो मशीन में कुछ डालते हैं, मान लो बिस्किट का मशीन, एक मशीन है जो बिस्किट बनाता है, ठीक है ना, बनाकर दे देता है। तब तुम क्या करते हो? उसमें कुछ डालते हो, है ना, कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हो, चीनी डालते हो, उसमें हो सकता है गेहूं वगैरह डालते होगे, अलग अलग मटेरियल्स डालते हो, कुछ मसाला भी डालते होगे। तो वहाँ कुछ प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट बिस्किट आ जाता है। अब जो प्रोडक्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं जनरली। और जो तुम उसमें इंग्रेडिएंट डालते हो उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। समझ में आया? तो अब देखो, कुछ भी तो नहीं डाल सकते ना भाई। मान लो तुम्हें बिस्किट चाहिए तो इसका मतलब तुम उसमें आयरन डाल दोगे क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये जो भी मशीन है जिसको मैं फंक्शन बोल रहा हूं वो क्या है? वो कुछ वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, मतलब अपने इनपुट में उसको डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं डोमेन। मतलब जो वैल्यू फंक्शन में पुट कर सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। जैसे था ना, याद है, y = x² + 2x + 3, x = 1 डाला था ना, यस 1 डोमेन में आ गया, मतलब 1 डाल सकते हो। x = 2 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बढ़िया वैल्यू आएगा। 3 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। तो ये जो भी चीज ये x को डाल सकते हो, x पुट कर सकते हो, उसको डोमेन बोलते हैं। आई होप समझ में आया। डोमेन, इनपुट, समझ में आया। अब जब तुम 1 डाले थे ना तो क्या आया था? 6 आया था ना। कभी कुछ और आएगा, कभी कुछ और आएगा, समझे क्या? तो जो वैल्यू हमें मिलता है उसको, उस आउटपुट का नाम क्या है? रेंज। उस आउटपुट का नाम क्या है? रेंज भाई साहब, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो 2 टर्म्स हो सकता है कुछ लोगों को नया मिला हो, और वो क्या है? डोमेन और रेंज। फंक्शन तो हम अच्छे से समझ लिए कि भाई फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन जिसमें कुछ वैल्यू एक्सेप्ट होता है ना, इनपुट डालते हैं, उस इनपुट को क्या बोलते हैं? मशीन में जो इनपुट डालते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। और जो उससे आउटपुट आता है, जो उससे रिजल्टेंट आता है, ठीक है ना, आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल, मतलब एक नहीं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे पूरा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ y = sin θ, जो मैं पहले लिखता था ना, याद आ रहा है? y = sin θ। अब चूंकि इसको
फंक्शन के टर्म में लिखूंगा तो एफ ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखूंगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि साइन थीटा में थीटा वेरिएबल है ना, इसलिए यहाँ थीटा और यहाँ थीटा। याद है? इसको क्या लिख सकता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो x इधर वेरिएबल है ना, तो उसी वेरिएबल को यहाँ x लिख दिया। समझ में आया? तरीका समझ में आया? गुड, बहुत सुंदर। अब मैं क्या बोलूं कि साइन थीटा, थीटा का वैल्यू एफ ऑफ 0 कितना आएगा? 0। मतलब थीटा 0 डाला तो यहाँ 0 डाला। बहुत बढ़िया। एफ ऑफ अगर मैं 1 की बात, सॉरी π/2 की बात करूँ, मतलब 90 डिग्री, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। एफ ऑफ पाई की बात करूँ तो साइन पाई निकाल कर देखना, ये 0 होता है। साइन पाई कितना होता है? 0 होता है। 180 डिग्री की बात हो रही है। हमने ये सब देख लिया है बेसिक मैथ्स फर्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है? तो ये सारे वैल्यू आ रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ साइन थीटा का रेंज क्या हो सकता है? तुम्हें पता है ना साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। याद है? वहाँ रेंज की बात की थी। तो मतलब -1 से लेकर 1, याद है? रेंज -1 से लेकर 1 तक होता है। तो यही तो रेंज है ना, आउटपुट है ना। साइन थीटा एफ ऑफ थीटा का आउटपुट है, ऐसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ थीटा जो कि साइन थीटा के इक्वल है, उसका आउटपुट क्या होगा? -1 से 1। एफ ऑफ थीटा का वैल्यू कभी 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता। तो समझ रहे हो ना? मतलब रेंज में भी लिमिटेशन है कि भाई रेंज क्या हो सकता है। अब जैसे मान लो तुमने शुगर डाला मशीन में, और बिस्किट डाला, और उसके बाद में पोहे डाले, तो उसमें से सोना थोड़े ना आ जाएगा, है कि नहीं? तो इसका भी कुछ लिमिटेशन है कि क्या आएगा, इसका भी कुछ लिमिटेशन है कि क्या डाल सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो जो वैल्यू आ सकता है, पॉसिबल वैल्यूज, उसको रेंज बोलते हैं, और जिस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ साइन थीटा में कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई थीटा कुछ भी रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, थीटा इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, है कि नहीं? साइन 15 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं, 18 डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं मैथ्स में जब आगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ठीक है। लेकिन इसमें थीटा कुछ भी रख दो, तुम्हारा वैल्यू -1 से 1 जाएगा। पूरा बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन, ऐसे क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो गया? -∞ से +∞। मतलब कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? -1 से 1। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो ये डोमेन मतलब इनपुट क्या डाल सकते हो? कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आउटपुट क्या आएगा? -1 से 1 ही आएगा। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाला हूं और एक और एग्जांपल लेने वाला हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। चलो अब देखना, ध्यान से सुनो। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, y इक्वल टू जो पहले t² था, सॉरी t/t² मान लो, तो अब तो इसको y को भूलो ना यार, बार बार y कौन लिखे? अब इसको लिखेंगे f ऑफ t, क्योंकि इधर वेरिएबल कौन है? t, तो इसलिए फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? t। इसलिए लिखने का तरीका क्या है? f ऑफ t इक्वल टू t/t²-1। ठीक है? हमें क्या करना है? इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, रेंज नहीं फाइंड करना है। ठीक है? रेंज जो है ना मैथ्स में बताया जाएगा, जब मैथ्स पढ़ोगे ना वहाँ पे बताया जाएगा। AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो वहाँ इसकी डिस्कस होगी। लेकिन हम किस में इंटरेस्टेड है कि भाई इसमें क्या डाल सकते हैं? इनपुट, बस इतना ही, यही क्वेश्चन है। रेंज नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। सिर्फ क्या पूछा है कि इसका इनपुट बताए, मतलब डोमेन बताए। तो देखिए, अब डोमेन बताने के लिए देखो, में टी कुछ भी रखो, कुछ भी मतलब ऑल रियल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे अगर बात आई ना
तो टी स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, टी स्क्वायर माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। कोई भी नंबर जो है ना वो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी को नहीं जाना चाहिए। हमारा यही देखो सॉल्यूशन आएगा ना, तो सॉल्यूशन कहाँ नहीं जाना चाहिए, इन्फिनिटी। मतलब ये जो वैल्यू है ना नीचे अगर जीरो बन जाता है तो ये भाई इनफाइनाइट को चला जाएगा। समझे क्या, मतलब ब्लंडर हो गया यार, आग लग जाएगा नीचे, है कि नहीं, एकदम आग लग जाएगा। आग लग गया तो क्या हो गया, इन्फिनिटी को चला गया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हमें इन्फिनिटी तक जाना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें सब कुछ रख सकते हैं एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। समझे, तो पहले इसको जीरो करो, टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, टी स्क्वायर इक्वल टू वन, टी इक्वल टू प्लस माइनस वन, दो वैल्यू आएंगे ना, यस। मतलब ये वन रखोगे तो वन स्क्वायर माइनस वन जीरो हो जा रहा है, माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर में तो वो प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन जीरो हो जा रहा है। मतलब दोनों केसेस में जीरो, माइनस वन में भी जीरो, वन में भी जीरो। मतलब ये कि अगर वन रखते हो तो भी प्रॉब्लम, माइनस वन रखते हो तो भी प्रॉब्लम, बाकी कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे क्या, मतलब तुम्हारा डोमेन जो आएगा इस फंक्शन का वो सारे रियल नंबर आएंगे, दो नंबर को छोड़कर, एलिमेंटल वन एंड माइनस वन। वो वाला ब्रैकेट नहीं दिया हूं, ये जैसे देता था ना माइनस वन से वन, इसका मतलब होता था माइनस वन और वन दोनों को लेना है, और माइनस वन से वन के बीच में जो भी नंबर है सबको लेना है। लेकिन यहाँ एलिमेंटल का मतलब होता है कि सिर्फ माइनस वन और वन। समझ में आ गया, बहुत सुंदर। तो ये लिख लो, इस फंक्शन का मैंने डोमेन निकाला। तो अब पता चला ना कि इसमें भी थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब ये कि फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन which accept some values as input and that input is called domain, ठीक है। और वो क्या है, फंक्शन को जब इनपुट तुम डालते हो तो उगलता है, वोमिट करता है, आउटपुट है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेंज, है ना। कुछ भी तो नहीं आ जाएगा रेंज। ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इनपुट, वाई आउटपुट, वाई क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। इसलिए कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। पहले जो वाई लिखता था ना तो ये एक्स के टर्म में है, इसलिए वाई को एफ एक्स लिख दिया। तो एफ एक्स आउटपुट ही तो है ना। बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना। तो आई होप आपको ये पूरा सीन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने ध्यान दिया होगा जितना पढ़ा है ना तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन है एफ एक्स दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। या एक्स को छोड़ो यार, बार बार एक्स कौन ले, थोड़ा सा इस बार टी लाते हैं। एफ ऑफ टी मतलब जो भी वेरिएबल आएंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन है एफ ऑफ 0 फाइंड करें, एफ ऑफ 1 फाइंड करें, एफ ऑफ माइनस 2 फाइंड करें, एफ ऑफ जो है t प्लस 2 फाइंड करें, ठीक है ना, एफ ऑफ अल्फा बाई 2 फाइंड करें, ऐसे दिया हुआ है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए। आई होप आपसे सारा क्वेश्चन जो भी है बहुत आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, ओके। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए आप आंसर से मैच कर लीजिए। पहला जो है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब यहाँ 0 और ये जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसको 0 डालो। 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एफ ऑफ 1 मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल है 1 डालते हैं। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2,
मतलब 2 1 3 हो गया और -4, मतलब इसका वैल्यू आ गया -1। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है f ऑफ -2, मतलब जहाँ जहाँ t है उसका हम वहाँ क्या डालेंगे, -2 डालेंगे। देखिए ये 4 हो गया, ये +8 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो 8 + 4 12 + 2 14 हो जाएगा। बहुत सुंदर, समझे क्या। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गया होगा, अरे भाई साहब ये क्या है t + 2। बहुत आसान है, जहां t है ना उसके बदले क्या डालेंगे, t + 2 डाल देंगे, -4t + 2 + 2। ठीक है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये वेरिएबल के टर्म में ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनपुट भी अब वेरिएबल है तो आउटपुट भी वेरिएबल आएगा। यहाँ इनपुट कांस्टेंट है तो आउटपुट भी कांस्टेंट आ रहा था, समझे क्या। बहुत सुंदर। देखिए यहाँ से निकल कर आएगा t²। ठीक है, ये 40 प्लस में आ रहा है, इधर 40 माइनस में आ रहा है, मतलब कैंसिल। अब कांस्टेंट को देखते हैं, यहाँ 4 आ रहा है, 4 + 2 6 आ रहा है, और -8 इधर से आ रहा है, 6 - 8 मतलब -2, t² - 2 आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे क्या। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट f ऑफ α/2, तो सिंपल है ना भाई, जहां जहां t है, t क्या हो गया, α/2, मतलब t जहां है उसको α/2 लिख दो, +2, ये हो जाएगा α² / 4 -2α + 2। सिंपल है, बहुत आसान है ना। तो आई होप आपका आ गया होगा, नहीं आया होगा, अगर कहीं गलती हो गया तो आप इसको छाप सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर आपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो फंक्शन बताया, तो कुछ तो एडवांटेज होगा ना, जो कि y से आपने fx में कन्वर्ट कर दिया, है कि ना, है कि नहीं। तो मैंने कुछ एडवांटेज बताया, जैसे डोमेन, रेंज वगैरह, उसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करना बताया। लेकिन एक और देखिए यहाँ पे आगे भी देखिए, इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैथ्स में पढ़ना है। हम यहाँ कुछ कुछ टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, तो उसको समझने की पूरा कोशिश करना। ठीक है, तो p = लिखा हुआ है x² yt -2x3yz प्लस z3y²t3, ऐसे दिया हुआ है। डर लग गया क्या? नहीं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन नहीं है, p एक वेरिएबल है। टोटल कितने वेरिएबल है यहाँ पे, ध्यान से बताओ कितने वेरिएबल है। तो सर टोटल वेरिएबल एक x है, एक y है, एक z है, एक t है, 4 तो राइट साइड है इक्वल टू का, और एक p भी तो वेरिएबल है भाई। हाँ, ये चारों के चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब उनका कोई भी वैल्यू रखो तब ना जाकर y आता है। मतलब y कौन सा वेरिएबल हो गया भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं इसमें, 5 है, 4 उधर और 1 इधर। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, अब कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई आदमी बोल रहा है कि मतलब एक मान लो एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है मनीष। क्या है उसका नाम, मनीष। तो मनीष ने बोला कि यार एक काम कर रहा, उसने बोला कि ये जो भी लिखा हुआ है ना वो सिर्फ x पे डिपेंड करे। एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखो, किस पे डिपेंड करे, x पे डिपेंड करे। तो मैंने बोला कि बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, सिंपल है, इसको ऐसे आराम से लिख दो, px = x² yt -2x3yz प्लस z3y² t3। कितना सरल है, कितना आसान है कि नहीं। क्यों, सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, ये वैसे का वैसे ही रहने दिया, सिर्फ p को क्या लिख दिया, px लिख दिया। कितना सिंपल है ना। मतलब मुझे इस पूरे फंक्शन का फंक्शन के फॉर्म में लिखा ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। समझे क्या, मतलब अगर मुझे p 0 डालना है ना
तो x जहाँ जहाँ है वहाँ जीरो डाल दो, तो ये जीरो डालोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा, और प्लस उधर क्या हो गया जेड क्यू वाई स्क्वायर पी क्यू, पी जीरो, क्योंकि फंक्शन किसका है x का है। तो चेंज क्या होगा, मतलब चेंज क्या, अगर कुछ भी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे तो वो x का ही डालेंगे, y z t कुछ चेंज होने वाला नहीं है, समझे, ये वही का वही रहेगा, उसको उस स्थिति में कांस्टेंट मानेंगे, है कि नहीं। जिस तरह से 2 3 पाई ये सब क्या है कांस्टेंट है ना, उसी तरह अगर ऐसे लिखा हुआ है ना px लिखा हुआ है ना, तो बाकी ये y t z सब क्या है कांस्टेंट है। जिस तरह से ये 2 है ना कांस्टेंट, उसी तरह से y भी यहाँ कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है। कब, जब मैं सिर्फ px लिख रहा हूं तो। क्लियर है, कितना एडवांटेज है ना फंक्शन का। इससे कुछ पता चल रहा था क्या, नहीं है कि नहीं। अब देखो अगर कोई एक दूसरा दोस्त है, उसका नाम है राहुल, ठीक है। राहुल ने बोला कि यार ठीक है तुमने x के टर्म में लिख दिया, लेकिन मुझे तो चाहिए z के टर्म में, तो एक काम करो तो pz लिख दो इसको। तो pz इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टी माइनस 2x क्यूब वाई जेड प्लस जेड क्यूब वाई स्क्वायर टी क्यूब। ऐसे लिखने का मतलब यह है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन में सिर्फ वेरिएबल कौन है, z है, बाकी के x y t सब कांस्टेंट है। जस्ट लाइक -2 यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कहीं 4 देता है 4 कांस्टेंट होता है, समझे क्या। तो ये लिखने का तरीका है कि अगर सिर्फ z पे डिपेंड कर रहा है तो pz लिख दो, सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो px लिख दो। तो जब यहाँ 1 डालोगे ना तो 1 स्क्वायर इंटू वाई टी माइनस 2 1 क्यूब इंटू वाई जेड प्लस जेड क्यूब वाई स्क्वायर टी क्यूब, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर अगर मान लो 3 डालते हो p ऑफ 3, मतलब जहाँ जहाँ z है ना वही चेंज होने वाला है, तो z के बदले 3 डाल दोगे, बाकी के सब एज कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई इंटू टी, जेड वेरिएबल है ना तो ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। 2x क्यूब वाई, जेड का वैल्यू कितना डाल दिया 3, बहुत ही बढ़िया, प्लस अब जेड क्यूब मतलब 3 का होल क्यूब 27 और वाई स्क्वायर टी क्यूब। ये वैल्यू को समझो ध्यान से, ये वैल्यू समझो, कितना जबरदस्त है ना, कितना मजेदार है ना, है कि नहीं। उसी तरह p ऑफ y लिखेंगे तो सिर्फ y एज ए वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। p एज ए t लिखेंगे तो pt ऐसे लिख देंगे और यही एक्सप्रेशन लिखेंगे जो लिखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें t को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होंगे और t ही वेरिएबल होगा। तो आपको पता चला ना कि भाई मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को fx लिखा, कुछ तो एडवांटेज है ना। बहुत सुंदर, आई होप आपको ये समझ में आया, इसको आप लिख लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें ये पढ़ना है कि नहीं। तो आप इसको पहले लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसीलिए मैं इसको अब मिटाता हूँ, ठीक है। कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। चलिए, आपको याद आ रहा है काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन, चलो बताओ मुझे। चलो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है ना, s इक्वल टू होता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, याद आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन जिसका आपने काफ़ी हेल्प लिया था सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे दे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना हो, कुछ एक्सेलरेशन दे दे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट दे दो क्या 100 मीटर, है ना, इस तरह से डेटा दिया रहता था, ठीक है, फाइंड करना होता था। लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि बहुत स्टूडेंट जो 10th पास करके आते हैं उनको ये पता ही नहीं रहता है कि इक्वेशन लगाना कब है, ठीक है। एक्चुअली ये इक्वेशन तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो भाई साहब, कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट होता है, तभी ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये तीनों इक्वेशन नहीं लगा सकते। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझे क्या, क्योंकि देखो ना, याद है एक्सेलरेशन दिया रहता था तो ये कांस्टेंट दिया रहता था, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, ठीक है।
अब ये देखो, मान लो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो जनरली वेलोसिटी कांस्टेंट दिया रहता था, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, फिक्स है, क्या है, 20 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड तक गया, तो क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, 20 इंटू 4 कर देंगे। देखो ना, 20 इंटू 4 कर देंगे। एक्सेलरेशन भाई साहब क्या है, 0 है, तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो u इंटू टी कर देते हैं ना, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम कर देते हैं ना डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आया ना, गुड। तो ये बात ध्यान रखना, कुछ एक्सेलरेशन आ गया, मान लो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हर टाइम वेलोसिटी चेंज होता है 1 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1 मीटर चेंज होने वाला है, समझे। तो एक्सेलरेशन आ जाता है, तो एक्सेलरेशन जब आ जाता है तो ये वाला, और वो भी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब हम ये इक्वेशन लगाते हैं या ये इक्वेशन लगाते हैं या ये इक्वेशन लगाते हैं। ये बात बहुतों को पता ही नहीं होता है, समझे ना। हाँ, ये समझ में आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको फंक्शन जो है अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अब एक और टर्म देखते हैं, और वो क्या है, डेल्टा। ये शायद डेल्टा एक्स आपने पहले भी देखा होगा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन ये कौन सा चेंज है, क्योंकि चेंज छोटा भी हो सकता है, चेंज बहुत बड़ा भी हो सकता है, और चेंज एकदम बहुत बहुत इतना छोटा हो जाए जो हमारे आंखों से दिखे ही नहीं। समझ में आया ना। तो मैथ्स में डेल्टा एक्स को बोला जाता है फाइनाइट चेंज इन एक्स, फाइनाइट चेंज इन एक्स। एक्स कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, उसमें एक विजिबल चेंज हो, फाइनाइट चेंज बोलो या विजिबल चेंज बोलो। इसको हम विजिबल चेंज भी बोल सकते हैं, विजिबल चेंज भी बोल सकते हैं, या मैक्रोस्कोपिक चेंज भी बोल सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक चेंज मतलब ऐसा चेंज जो आंखों से दिखे, हमें रियलाइज हो कि हाँ चेंज हुआ है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक बकेट वाटर है, तो उसमें अगर एक एकदम चीनी का एक दाना डालते हो तो एकदम से मीठा लगेगा क्या, अमृत हो जाएगा क्या, नहीं ना। तो वो चेंज क्या हो गया, ये बहुत ही छोटा चेंज है, समझे क्या। लेकिन अगर उसमें 500 ग्राम या 1 kg शुगर डालते हो या 2 kg डालते हो तो कुछ मिठास तुम्हें महसूस होगा, ठीक है। तो वो जो चेंज होता है, जो तुम्हें महसूस हुआ, जो तुम्हें दिखा कि हाँ भाई चेंज तो हुआ है ना, तो उसको वो एक फाइनाइट चेंज हुआ या विजिबल चेंज हुआ या माइक्रोस्कोपिक चेंज हुआ। हम इन दोनों टर्म का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, हम इस टर्म का ज़्यादा यूज करेंगे जो कि जनरली किया जाता है, मैथ्स में भी किया जाता है, ठीक है। फाइनाइट चेंज है। तो एक्स में किस में चेंज है, एक्स में चेंज है। मतलब जैसे अगर डेल्टा वी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी। अगर v किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, तो क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आया ना। अगर v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो कैसे, मान लो अभी स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट का 4 मीटर पर सेकेंड, जस्ट थोड़े टाइम बाद, 1 सेकेंड बाद उसका स्पीड क्या हो गया, v इनिशियल मान लो ये है, और फाइनल क्या हो गया 4.2 मीटर पर सेकेंड। समझे क्या। तो एक इंस्टेंट पे ये स्पीड था, दूसरे इंस्टेंट पे 4.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो चेंज इन स्पीड बोल सकते हो, कितना हो गया 4.2, मतलब फाइनल माइनस, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 4.2 और इनिशियल क्या है 4 है, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में चेंज आया। समझा ना, एकदम करेक्ट है ना। जैसे मान लो एक यहाँ पे रबर है और ये एक्सपेंड कर रहा है, इसे सर्कुलर है, एक्सपेंड कर रहा है। तो पहले क्या था, r = 2 मीटर था, अब क्या हो गया, r = 2.6 मीटर हो गया। तो चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल r फाइनल माइनस r इनिशियल हो जाएगा, ये डेल्टा r होगा। डेल्टा r कहने का मतलब ये हुआ चेंज इन रेडियस, जो फाइनाइट होना चाहिए, जो हमें दिखे, तो वो क्या हो जाएगा
6 माइनस 2, तो कितना हो गया 0.6। देखिए चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? अगर मान लो इस शेप से ऐसे आया, पहले था 2.6, ये आर इनिशियल था और फाइनल रेडियस कितना हो गया, ये हो गया 2 मीटर आ गया। हम उल्टा लेते हैं तो हमारा जो डेल्टा आर होता है ना वो हमेशा कितना होता है, फाइनल आर माइनस इनिशियल आर। इसका मतलब 2 माइनस 2.6, तो ओवरऑल कितना आ गया, -0.6 आ गया मीटर। ये मीटर है, ठीक है ना। तो चेंज जो होता है फाइनाइट होता है अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं तो, और वो निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। आई होप आपको समझ में आया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपने चेंज समझा, ये पूरा अच्छे से आप लिख लो। तो फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करो, इसको छाप लो बढ़िया से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। देखिए उसी तरह अगर किसी बॉडी के मास में चेंज होता है फाइनाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट चेंज इन मास। समझे क्या? अगर मान लो किसी बॉडी के रेडियस में चेंज होता है तो फाइनाइट चेंज इन रेडियस। कभी कभी सिर्फ यही बोल देना चेंज इन मास, चेंज इन रेडियस, उससे भी काम चल जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो उसके बाद में तीसरा एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा एक्स। अगर एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो फाइनाइट चेंज इन पोजीशन। डेल्टा वी, अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वी दिया रहेगा कि वेलोसिटी है या वॉल्यूम है, फाइनाइट चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये डेल्टा वी दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि वी रिप्रेजेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा, डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। फाइनाइट नहीं भी बोलोगे ना कभी कभी और डेटा तुम्हारे पास है, तो चेंज इन वॉल्यूम से ही काम चल जाएगा, चेंज इन मास से ही काम चल जाएगा। ये बातें समझ में आया ना? गुड। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो एवरेज वेलोसिटी, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी। इसको समझ लो, है ना, इसका फील ले लो कि एवरेज वेलोसिटी आखिर होता क्या है। रट्टा नहीं मारना है, फील लेना है ना। एवरेज वेलोसिटी लोग क्या बोलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसी चीज को डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, ये कहीं तो दिखा होगा ना तुम्हें बुक्स वगैरह में, या तुम 9th में या 10th में तुमने सॉल्व किया होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखा होगा, तो ये चीज़ देखा होगा, है ना। तो वही डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डेल्टा टी मतलब होता है टोटल टाइम टेकन, है ना। ये वही फाइनाइट टाइम, फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, ये वही है, समझे क्या। तो ये होता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब इसको फील लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, थोड़ा जल्दी से देखिए। मान लेते हैं एक आदमी कोटा से दिल्ली जा रहा है, कोटा से कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ठीक है। रास्ते में दो जगह, यहाँ पे सवाई माधोपुर, दूसरा जो लोकेशन है वो जयपुर है ना, वो दो जगह रुक रहा है। तो पहला डिस्टेंस मान लेते हैं हम, डेटा को थोड़ा सा आसान रखेंगे ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आए, कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 100 किलोमीटर पहला जो ये हुआ, ये कितना हुआ 100, एक मिनट, ये जो हुआ ये हुआ 100 किलोमीटर, ठीक है। जाने में 120 किलोमीटर आराम से जा रहा है बंदा, 20 किलोमीटर पर आवर से ये जा रहा है। उसके बाद में सवाई माधोपुर से मान लेते हैं जयपुर कितना डिस्टेंस है, मान लेते हैं 200 किलोमीटर है, और जयपुर से दिल्ली मान लेते हैं 300 किलोमीटर। मानने में क्या जाता है भाई, है ना, 500 से 600 किलोमीटर के आसपास है एक्चुअल में कोटा से दिल्ली, ठीक है। तो पहला जो है, देखिए पहला जो है ये वाला, कोटा से जब सवाई माधोपुर एक जगह है ना, तो काफ़ी फेमस है, ये टूरिस्ट प्लेस है भाई, है ना। कभी जाना ना राजस्थान में तो यहाँ पे जा सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। चलो, कोटा से जब सवाई माधोपुर तक वो गया तो कौन से स्पीड से गया, 20 किलोमीटर पर आवर से।
उसके बाद में थोड़ा सोचा यार स्पीड बढ़ाते हैं, बहुत देर हो रहा है, तो उसने क्या किया, सवाई माधोपुर से जयपुर उसने स्पीड और चेंज कर दी, और कितना किया, 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में कहा कि नहीं भाई सच में लेट होगा यार, यहाँ बहुत सारा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया, आराम से गए धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से गया। देखा ना, कोटा से दिल्ली 3 सेक्शन में गया, एक 100 किलोमीटर का, एक 200 किलोमीटर का, एक 300 किलोमीटर का। समझ में आया, एकदम क्लियर है। 100 किलोमीटर जब ट्रेवल किया तो 20 किलोमीटर पर आवर से गया, जब 200 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 50 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड, यहाँ से यहाँ अलग 60 किलोमीटर, ये भी कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब एवरेज का मतलब, ठीक है, अब देखो एवरेज क्या होता है। एवरेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करो, और पहले रिजल्ट निकालते हैं तब इसका फीलिंग लेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 100 प्लस 200 300 प्लस 300 600 आ गया। अब हमारे पास टोटल टाइम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल टाइम टेकन। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा, 100 किलोमीटर गया, कितना के वेलोसिटी से, 20 से, डिवाइड कर दो डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी। फिर उसके बाद में यहाँ पे 200 किलोमीटर गया, कितना के वेलोसिटी से, 50 से डिवाइड कर दो। फिर कितना गया, उसके बाद में दिल्ली 300 किलोमीटर गया, 60 से डिवाइड कर दो। चलो ऊपर कितना आया, 600, ये देखो 5 आ गया, ये कितना आया, 4 आ गया, और ये भी 5 आ गया। तो ये आया 600 डिवाइडेड भाई 5 5 14, मतलब ये हुआ 300/7, 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 6 7 8 56, 4, इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 42.8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है। देखो जब बंदा गया कोटा से दिल्ली तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, अलग अलग स्पीड से। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे खाना खाया हो, कहीं पे चाय पिया हो, ठीक है ना, कहीं पे रेस्ट लिया हो, वो भी टाइम काउंट होता है भाई, समझे क्या। तो जब बंदा यहाँ से यहाँ गया तो टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, 14 आवर्स। ठीक है, तो उससे एक आदमी ने पूछा कि मुझे ये बताओ, कोटा से दिल्ली मुझे उतना ही टाइम में जाना है जितना टाइम में तुम पहुंचे, मतलब 14 आवर में, तो वो मुझे कौन सा स्पीड से जाना पड़ेगा, एकदम फिक्स स्पीड से बताओ, एकदम कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आया ना, उसी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं या एवरेज स्पीड बोलते हैं, समझे ना। ऐसा वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट से जा रहा हूं, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो ताकि उतना ही टाइम लगे, तो उसको कौन सा वेलोसिटी मेंटेन करना होगा, ये वाला 42.8, ना तो उसको 20 ना ही 50 है ना, कुछ ऐसा स्पीड मेंटेन करना होगा ताकि उतना ही टाइम में पहुंच जाए, और वो स्पीड कौन सा है, 42.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इसी स्पीड को अगर वेलोसिटी के फॉर्म में बोलोगे तो इसी वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो आई होप आपको एवरेज वेलोसिटी का फील आया, ठीक है ना। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, फील लेना है, समझना है, फिजिक्स को एकदम डेप्थ में जानना है, मजा लेना है, समझे ना। तो आई होप एवरेज वेलोसिटी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, अब मजा आएगा। अब हम समझेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे डिफरेंशिएशन की खुशबू आने लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए एक छोटी सी कहानी को समझते हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा, और उसी के थ्रू हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे। देखिए, मेरा दोस्त मनीष, समझ में आया ना, मनीष ऐसे ही मार्केट में गया। तो मार्केट में एक पान वाला था, काफ़ी पढ़ा लिखा वो भी था, है ना। तो वो काफ़ी सीखने में, है ना, दिलचस्पी थी उसको। तो मनीष को देखा, बोला कि ए इधर आ, सुन भाई, बताओ मुझे, दोनों मतलब एक ही लेवल के क्लासमेट थे,
तो उसने बोला कि x इक्वल टू टी क्यू, ये क्या है, क्या है? तो बोला कि x एक वेरिएबल है जो आप बताएंगे उसको रिप्रेजेंट करता है, और t शायद टाइम होगा। तो उसने बोला चलो मैं बता ही देता हूँ, x जो है डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है किसी t टाइम पे। समझ में आ गया ना? x डिस्प्लेसमेंट है किसी t टाइम पे, पान वाले ने बताया। और पूछा उससे कि मुझे बताओ, 2-3 क्वेश्चन पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ क्या तुम अलग अलग टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो इस इक्वेशन से? तो मनीष ने बोला हाँ ये तो बहुत आसान है, t इक्वल टू 0 पे ऑब्वियस सी बात है, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x 0, t इसमें 1 डालो, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर में है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू 4 मीटर, 2 का नहीं 8 मीटर भाई साहब, 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे x क्या आ जाएगा? 3 की पावर होल क्यूब, मतलब 3 की पावर 3, 27 मीटर हो जाएगा। और पूछना चाहते हो तो पूछो, मैं तो आराम से बता सकता हूँ। किसने बोला? मनीष ने बोला पान वाले से कि भाई अलग अलग टाइम यहाँ पे पुट करते जाओ, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो पान वाले ने बोला हाँ ये तो बहुत सिंपल है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। किसने बोला? पान वाले ने। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है भाई साहब, हमारा क्वेश्चन है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बताना है भैया। क्या बताना है? वेलोसिटी बताना है। समझे क्या? अब पान वाले ने सोचा कि यार इसको ऐसा घुमाते हैं ना, एक्चुअली उसको भी नहीं पता था कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे बताएंगे। देखो ध्यान से देखो, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 मीटर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे सीधे 8 मीटर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे 27 मीटर। तो ऐसे जा रहा है। जब तुम इसका, अब देखो वेलोसिटी का तो उसको एक ही फॉर्मूला पता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन ये पे यहाँ फेल हो जा रहा है। यहाँ पे तुम्हें एक्सेलरेशन पता नहीं है ना। एक्सेलरेशन पता है क्या? कांस्टेंट भी नहीं है एक्सेलरेशन। अगर पता भी है ना तो कांस्टेंट नहीं है, ताकि तुम ये इक्वेशन लगाओ। अब तुम्हें समझ में आया ना मैंने तीनों इक्वेशन क्यों लिखाया और क्यों बताया कि ये तीनों इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स के ना, ये तभी अप्लाई किए जाते हैं, तभी लगाया जाता है जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना। ये तो खड़ा खड़ 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 भाग रहा है ना उधर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, तो ये तो लगा ही नहीं सकते यहाँ पे। तो कैसे करें? t 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे आ जा रहा है। लेकिन हमारा सवाल क्या है, मतलब पान वाले का सवाल है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड वेलोसिटी। क्या हुआ? फाइंड वेलोसिटी। सच में यार ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है यार, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे फाइंड कर रहे हैं। तभी एक और मेरा दोस्त उधर से गुजर रहा था और उसका नाम था राहुल। ठीक है, और राहुल का जो इंटेलिजेंस था ना वो इससे ज़्यादा था, मनीष से ज़्यादा था। तो उसने सोचा कि यार ये तो इज्जत का सवाल है कि यार हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और पान वाले ने ये सवाल कर दिया, अगर नहीं बताऊंगा तो हर जगह किरकिरी हो जाएगी, लोग हंसेंगे हम पे। तो दोनों जो है ना सोचने लगे कि भाई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे फाइंड किया जाए, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, दोनों सोचते बहुत परेशान हो गए और बोले कि देखिए भाई साहब हम अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन टाइम दीजिए, 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको कल सुबह में बता दूंगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, और पूरा फॉर्मूला ही बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, जहां पे ये तीनों इक्वेशन जो था काइनेमेटिक्स का नहीं लगा सकते, है कि नहीं। वो बोल तो दिया, अब दोनों घर आ गए। दोनों कहाँ आ गए? घर आ गए।
परेशान, दोनों सोच में पड़ गई भाई कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो, अब ये थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसने दिमाग लगाया, इसने बोला या सोचा कि भाई वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम से ही तो निकलता है ना, है कि नहीं। उसने एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है प्रॉब्लम यही है, एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे यार इंटरवल में होता था ना पहले, t2 माइनस t1 s2 माइनस s1, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते थे, है ना। नहीं तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो ये वेलोसिटी जब आता था यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये तो आसान है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो ना यार, ध्यान से सुनो, सारा का सारा प्रॉब्लम क्या है। ये x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 सेकेंड, x इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, मतलब 1 2 3 4, यहाँ बहुत ज़्यादा इधर आ गया मान लेते हैं। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख रहे हो, 1 सेकेंड में इतना, बाकी का 1 सेकेंड में इतना ट्रेवल किया, मतलब टोटल 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर लिया। तो कैसे कैसे जा रहा है ना ये, तो उसने इसी टाइम पे, ये जो टाइम है ना, यहीं पे वेलोसिटी पूछ दिया। अगर उसने, तुम्हें पता रहता ना ये v u और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता तो आराम से फाइंड कर सकते, लेकिन यहाँ तो दिक्कत हो जाएगा ना, एग्जैक्टली यहाँ से क्रॉस कर रहा है तब बताना है। अब देखियो, पांडे जी ने सोचा, मतलब राहुल पांडे, क्या नाम है, राहुल पांडे, पांडे जी ने सोचा कि भाई साहब हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे कैसे अप्लाई करें, तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं, पहले आप इसको छाप लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद में कुछ वहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मान लो पांडे जी ने सोचा कि अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 8 मीटर, और टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, तो मतलब ये जो है 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट और 2 सेकेंड टाइम, मतलब कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड यहाँ का थोड़े ना स्पीड है भाई, ये तो एवरेज स्पीड है ना, मतलब कि हर मोमेंट पे स्पीड चेंज हो रहा है, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो एवरेज स्पीड मतलब उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उतना ही टाइम लगे 2 सेकेंड, एक फिक्स स्पीड क्या होना चाहिए, तो वो है 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या स्पीड फिक्स है, क्या नहीं है, तभी तो 1 सेकेंड, पहले सेकेंड में यहाँ पे 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ और दूसरे 1 सेकेंड में कितना हुआ, सीधे 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तभी तो 7 + 1 8 हो गया ना। ये बात समझ में आई ना कि ये जो मैंने 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट और 2 सेकेंड से डिवाइड किया है ना, ये एवरेज है, इस पॉइंट पे नहीं है, वो इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा उससे, और इधर उससे कम होगा, कहीं पे उससे अलग अलग, हर पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है। तो सवाल ये उठता है कि इस पॉइंट पे कैसे निकालें। तो मिश्रा जी को, सॉरी पांडे जी को ये पता चला कि भाई ये जो निकालेंगे ये तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है, कुछ और काम करते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ही इंटरवल लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे ही इंटरवल लेते हैं, मतलब जहाँ 2 सेकेंड की बात है ना, हम क्या करते हैं, t इक्वल टू 2.1 सेकेंड पे x निकालते हैं, t1 उसको t2 मान लो और t1 क्या मान लो 1.99 सेकेंड पे उसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो। ये किसने दिमाग लगाया, पांडे जी ने लगाया कि यहीं पे एक काम करते हैं, एकदम छोटा सा t इक्वल टू, मतलब t1 लिया जस्ट 1 सेकेंड पीछे, सॉरी 0.1 सेकेंड पीछे, और t2 क्या लिया 0.1 सेकेंड आगे,
और वहाँ का डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना हो गया, जब T1 लिया 1.99 तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जब T2 लिया 2.1 तो वहाँ का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो ये जो आएगा ना यहाँ का एकदम छोटा इंटरवल, टाइम को छोटा इंटरवल, कितना छोटा है देखो तो, मतलब T2 माइनस T1 जिसको हम डेल्टा T बोल देंगे वो क्या है 0.2 सेकेंड है ना। अब देखिए, अब हम उसी इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेटा लिख कर रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं 2.1 सेकेंड की बात करूँ तो यहाँ पे x2 जो है ना 9.26 मीटर आ रहा है, और T1 इक्वल टू 1.9 सेकेंड, 1.9 सेकेंड की बात करो, 9 9 नहीं लो, 9 ही लो, 1.9 सेकेंड की बात करूँ तो 6.85, ठीक है ना, चेक कर लेना। देख रहे हो 1.1 सेकेंड आगे जाने पे 8 मीटर से 1.26 मीटर आगे बढ़ जा रहा है, और इधर जो है और घट जा रहा है, समझे क्या, 1.15 के आसपास। तो ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ जो भी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन देखो ना ये काफी नजदीक है ना, पहले निकाले थे यहाँ से यहाँ तक तो बहुत सारे स्पीड में चेंज हो रहा था, अब ये थोड़ा सा ही तो चेंज हुआ होगा ना भाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो जाएगा स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कितने इंटरवल का, 0.2 सेकेंड का, तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 मतलब डेल्टा x, तो डेल्टा x हो जाएगा 9.26 माइनस 6.85, ये हो गया अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो गया 0.2 है ना, 0.1 सेकेंड आगे 0.1 सेकेंड पीछे। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा जो आंसर आया वो है 12.05 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये आया। तो ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है इस सेक्शन का। तो इससे थोड़ा सा कम इधर होगा, थोड़ा सा ज्यादा उधर हो सकता है, मतलब लगभग हम आंसर के करीब पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये जब सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया, पांडे जी ने, सॉरी ये जो है डेटा किसने लिया था, दिमाग था पांडे जी का, लेकिन सॉल्व किसने किया, मनीष ने सॉल्व किया, ठीक है, राहुल का दिमाग था। दूसरा क्या हुआ, इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इसने सोचा, राहुल ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं यार, ये जो 0.2 जो टाइम गैप है ना, इसको और छोटा करते हैं, है ना, पहले इसको लिख लो, ठीक है। अब राहुल ने क्या किया, उसने सोचा कि यार इस टाइम इंटरवल को और छोटा करते हैं तो और नजदीक आएंगे ना, है कि नहीं, और नजदीक आएंगे। तो वो डेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा जल्दी लिखूंगा, है ना, हमें समझना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उसने क्या किया, T1 इक्वल टू 2.05 लिया, सॉरी T2 लिया, और T1 इक्वल टू कितना लिया 1.95। अब कितने का इंटरवल लिया, देखो 0.1 सेकेंड का, ये 0.05 और इधर 0.05, मतलब एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करना था। तो इससे आगे गए कितना 0.05, पीछे गए कितना 0.05, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा इंटरवल कितना हो जाएगा, डेल्टा टी, सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो 0.1 सेकेंड का, है ना, मजेदार। मनीष ने जो इंटरवल लिया था वो 0.2 सेकेंड का इंटरवल लिया था। अब राहुल ने जो इंटरवल लिया वो कितने का लिया, 0.1 सेकेंड का। इससे और क्लोज आ गए हम, तो क्लोज आ गए तो T2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट तो निकालो। तो जो T2 टाइम है 2.05, उस समय डिस्प्लेसमेंट है 8.615, और जो T1 टाइम है यानी 1.95 सेकेंड पे, इधर थोड़ा सा इधर एकदम, वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 7.414 मीटर। अब देखो ना और नजदीक आ गए, पहले कितना था 9.26 तक चले गए थे, अब और नजदीक आ गए। हमें कहाँ आना है, हमें आना है 8 के करीब, हमें कहाँ आना है, एकदम 8 के पास,
8 पे समझे क्या, क्योंकि वहीं पे वेलोसिटी पूछ रहा है ना। हाँ, मतलब इंटरवल ऑलमोस्ट जीरो कर देना है। ये लोग कम कर रहे हैं, इन्हें बुद्धि नहीं है ना। हम इसको ऑलमोस्ट जीरो करेंगे तब मजा आएगा, देखना। तो जब हम इसको डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी सॉल्व करेंगे, मतलब 8.615 माइनस 7.414 और टाइम इंटरवल 0.1 से निकालेंगे, तो हमारे पास स्पीड आ जाता है 12.005। अब मुझे बताओ, ये अच्छा है पहला सेकंड वाला या पहले वाला अच्छा था? बताओ बताओ, सोचो। ये अच्छा है, ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, क्योंकि इसमें और इंटरवल छोटा किया और 8 के पास मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, तो और पीछे से आगे तक चेंज जो आया होगा ना वेलोसिटी में, वो कम हुआ होगा लगभग इसके करीब। ये ज़्यादा करीब है आंसर के, समझे ना। अब ठीक है, और एक तीसरा आदमी जिसका नाम है गुड्डू। गुड्डू भाई कौन है? गुड्डू भैया। गुड्डू भैया आए। गुड्डू भैया कभी कभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, ठीक है ना। गुड्डू भैया सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए और सोचे कि यार ये लोग 0.1, वो जो है मनीष जो है लिया है इंटरवल 0.2 सेकेंड का, राहुल जो इंटरवल लिया है 0.1 सेकेंड का। एक काम करते हैं, मैं इंटरवल लेता हूँ उससे भी कम और वो कितने का इंटरवल लिया वो मैं आपको बताता हूँ। उसने 0.01 2.01, हाँ, इसने T1 जो लिया ना वो लिया 2.01। राहुल ने कितना लिया था? 2.05, है ना, ज़्यादा लिया था उसने। T2 गुड्डू ने क्या लिया? सॉरी, T2 लिया मतलब बाद वाला T2 2.01, और T1 मतलब उतना ही इधर कितना लिया? 1.99, 1.99, है ना, सही, गुड, सही है ना। अब ये जो इंटरवल लिया, तो T2 इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ पे है बॉडी? अब देखो, अब और आएगा 8.1206 मीटर, और T1 मतलब T1 थोड़ा सा पीछे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 7.88 है कि नहीं मजेदार? कितना इंटरेस्टिंग है। देखो, जितना हम टाइम इंटरवल को कम कर रहे हैं उतना ही x जो है ना, ये x2 है और x1 है, x2 वो 8 के करीब पहुंच रहा है। पिछला x2 क्या था? 8.6 था, 615। उसके पिछले कौन था? 9.26, है ना। तो हम जितना टाइम इंटरवल गैप को छोटा कर रहे हैं उतना ही करीब हम पहुंच रहे हैं। किसके करीब पहुंच रहे हैं भाई साहब? हम एक ये वाला टाइम मतलब t = 2 सेकेंड जो कि 8 मीटर पे है उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो ये इंटरवल और छोटा हो गया ना, है ना। तो यहाँ का एवरेज, जो भी एवरेज होगा लगभग उसी के बराबर होगा ना। एवरेज क्या होगा? डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एक्स मतलब 8.1206 माइनस 7.8805 अपन टोटल इंटरवल कितना हो गया? ये हो जाएगा 0.02। जब सॉल्व करोगे भाई तो ये आएगा 12.005। क्या आएगा? 12.005। अरे सॉरी, एक मिस्टेक हो गया। पिछला जो रिजल्ट आया था ना वो था 12.01। उसके पहले जो रिजल्ट आया था ये सेकंड रिजल्ट आया। फर्स्ट रिजल्ट आया था वो कितना आया था? 12.05, और सेकंड ये रिजल्ट आया था। मिस्टेक से मैंने थर्ड वाला रिजल्ट वहाँ लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखो पहले रिजल्ट से ज़्यादा अच्छा दूसरे का रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि दूसरे में और करीब आए हैं। ये 12 के नज़दीक आ रहा है ना, 12 के नज़दीक। हाँ, तीसरा रिजल्ट जो है 12.005, ये और 12 के करीब आ रहा है। 12 के करीब आ रहा है, उससे हमें नहीं जानना है, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भाई तीसरे में गैप हमने और छोटा किया है, 8 के और करीब गए हैं, टाइम इंटरवल को और छोटा किया है ना। तो ये रिजल्ट आया किसका? गुड्डू भाई का। गुड्डू भाई, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट आने के बाद मैं वहां से गुजर रहा था
अब तीनों एक्साइटेड होकर पूछे कि सर 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 थोड़ा बताइए ना ये कैसे होगा, हम लोगों ने क्या सही अप्रोच किया है क्या, वो पान वाला जो है ना कल इज्जत खा जाएगा, है ना। तो मैंने देखा कि भाई साहब तुम लोगों ने सोचा तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक चीज़ तुम भूल गए रहे हो। और वो क्या भूल रहे हो कि भाई ये जो है ना डेल्टा टी, ये डेल्टा टी जो है ना ये ऑलमोस्ट जीरो के करीब होना चाहिए, इंटरवल को लगभग जीरो कर दो। तो वो सोचे ये जीरो कैसे कर दे, समझ रहे हो ना। तो मैंने कहा कर सकते हो, उसका भी उपाय है। अब देखो मैंने कहा कि बहुत ही आसान है, चलो अंदर चलो यार, थोड़ा चाय पानी पिलाओ, इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने देखा कि भाई इक्वेशन क्या लिखा था, x इक्वल टू टी की पावर होल क्यूब, है ना। अब इसको जानने से पहले हम एक चीज जान लें, वो बहुत बेहतरीन चीज है, डी आर। ये क्या होता है, जब डेल्टा एक्स काफी छोटा हो जाए, काफी छोटा हो जाए तो डेल्टा एक्स जो है ना उसको डी एक्स बोलते हैं। काफी छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, है ना। कभी कभी ये भी बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। हम ये वाला टर्म ज़्यादा यूज करेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, है ना। उतना कौन बोले यार, पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइटली स्मॉल बोलेंगे जब डेल्टा एक्स, है ना, बताया था ना विजिबल, ये इनविजिबल है, बहुत छोटा, सबसे पॉसिबल। जैसे ऐसा बोलते हैं ना, एटम जो है पूरा बिल्डिंग ब्लॉक है पूरा मैटर का, मानते हैं ना ऐसा। उसी तरह मानो कि एक जो यहाँ पे रॉड है जिसका लेंथ क्या है, एल है, तो इसका एक सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा ना उसको डीएल बोलेंगे। डीएल से मिलकर बना हुआ है, उसको एटम की तरह ट्रीट मान लो, मतलब अरे मानना नहीं है लेकिन सोच सकते हो, है ना। डीएल सबसे मिलकर ये बना है। ये छोटा एक लेंथ, एल लेंथ है ना, उसका सबसे स्मॉलेस्ट टुकड़ा इनफाइनाइटली स्मॉल, वो क्या होता है, डीएल होता है। एक रेडियस होता है, सर्कल सेंटर है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन जो लेते हो ना, डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा एक्स तो वो एक बड़ा सेक्शन होता है जो तुम्हें दिखे, है ना, फाइनाइट हो, लेकिन ये इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि बता नहीं सकता कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि बता नहीं सकता कितना छोटा होता है, तो इसको डी आर बोलेंगे। समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट बना दूं, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं आसानी से। देखिए dx मतलब होता है इनफाइनाइटली स्मॉल x या चेंज इन x, ऐसा भी बोल सकते हो। dm मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल मास, ठीक है। dr मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल रेडियस, अगर dv मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल वेलोसिटी, काफी छोटा सा चेंज हुआ है, इतना छोटा कि क्या बताऊं। dt मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। ये जो है ना, ये dt की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। लगभग जीरो नहीं, लगभग जीरो नहीं, लगभग जीरो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये लिख लेना, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से लिख लो। तो आई होप आपको इसमें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है dx क्या है। अरे जो डेल्टा x पहले था ना वो dx हो गया, अब इतना छोटा लिया। जो पहले डेल्टा m था ना, मास में चेंज होता था, 1 kg था, उसमें थोड़ा मास मिला दिया 2 ग्राम, तो 1 kg 2 ग्राम हो गया ना, तो वो 2 ग्राम डेल्टा m था, लेकिन इतना छोटा कि क्या बताऊं। 2 ग्राम को मतलब इनफाइनाइट पार्ट में, 1 kg 2 ग्राम को ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पार्ट में बांट दो, तो एक सबसे छोटा टुकड़ा वो dm हो गया। एक रेडियस का सबसे छोटा टुकड़ा जो पहले डेल्टा आर था, अब इतना छोटा हो गया कि क्या बताऊं, वो dr बोले जाएंगे उसको, समझे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बार बार यूज आने वाला है, इसलिए इसको समझ लो, फील लो इसको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो देखिए भाई, अब दोस्त ने चाय पिलाई, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा चाय बनाया था, तो इससे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैंने बोला यार आराम से बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, इस टाइम पे वेलोसिटी आराम से निकल जाएगा। जो तुम लोग कोशिश कर रहे थे ना, बस उसमें थोड़ा सा और एफर्ट डालना है। देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया। मैंने क्या किया, देखिए t प्लस डेल्टा टी का होल क्यूब, तो इधर x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना, x t पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जब t में थोड़ा सा चेंज लाओगे, कौन सा t, एक पर्टिकुलर t जिस पे तुम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ कौन है, यहाँ t जैसे 2 सेकेंड है ना, अगर 2 सेकेंड है तो x क्या है, 8 मीटर है। t इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, तो x क्या है, 1 मीटर है। तो कोई एक वेरिएबल t, कहीं t, कोई t जहाँ पे तुम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हो, तो वहाँ में अगर थोड़ा सा चेंज कर रहे हो टाइम में ना, डेल्टा टी एकदम छोटा सा, तो x में भी तो थोड़ा सा चेंज होगा ना, डेल्टा x चेंज होगा। बहुत सही। अब चलिए भाई, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करो, a प्लस बी का होल क्यूब आता है ना भाई, तो लिखो आराम से, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3b स्क्वायर, मतलब डेल्टा टी का होल स्क्वायर इंटू टी, ये लिख दिया। अब देखिए x इक्वल टू टी का होल क्यूब है, यानी x इधर है और इक्वल टू इधर टी क्यूब, कट गया ना, इधर क्या बचा, लेफ्ट साइड डेल्टा एक्स बचा, है ना। इसी डेल्टा टी को एकदम से जीरो को टेंड कराना है, जीरो के पास पहुंचाना है, समझे क्या। डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये 3 टर्म यहाँ पे है, एक टर्म है डेल्टा टी का होल क्यूब, दूसरा टर्म है 3t स्क्वायर डेल्टा टी, और तीसरा जो टर्म है 3 डेल्टा टी का होल स्क्वायर टी। सब में से डेल्टा टी कॉमन ले लो, तो बचा क्या, डेल्टा टी का होल स्क्वायर ये बचा, ये 3t स्क्वायर बचा, और ये क्या बच गया, 3 डेल्टा टी इंटू टी बच गया। करेक्ट है। अब देखिए भाई साहब, अब जो होगा ये डेल्टा एक्स और इधर डिवाइड कर दो डेल्टा टी, तो क्या हो गया, डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा टी इंटू टी। ये समझ में आया, यही तो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, इसका क्या हुआ, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है। अब हमें टाइम इंटरवल को, जो डेल्टा टी इधर उधर भगा रहे थे ना, इसी डेल्टा टी को क्या कर देना है, जीरो के, एकदम जीरो को पहुंचा देना है, जीरो को टेंड कर जाना है। तो देखिए ये एक्सप्रेशन, ये जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा ना, देखिए यहीं पे काट दे रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी डेल्टा टी है। लेकिन ये क्या होगा, ये 3t स्क्वायर हो जाएगा। समझे क्या, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जब डेल्टा टी जीरो को टेंड कर रहा है, मतलब एकदम जीरो हो जा रहा है, लगभग जीरो हो जा रहा है, एकदम कहाँ पे, यहाँ पे, तो उस समय डेल्टा एक्स भी काफी छोटा होगा। तो अब जो ये दोनों बहुत छोटे की बात हो रही है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल की बात हो रही है, इसलिए डेल्टा एक्स को क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, और डेल्टा टी को क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। यही डेल्टा टी dt हो गया। जब हमने टाइम इंटरवल बहुत छोटा किया, बहुत छोटा किया, बहुत छोटा किया, हमें एकदम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बात हो रही है, तो डेल्टा टी क्या हो गया, dt हो गया, डेल्टा एक्स क्या हो गया, dx हो गया, और dx बाई dt 3t स्क्वायर हो गया। तो ये जो पहले था ना डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, इसको मैं मिटाता हूँ, बहुत हो गया। पहले जो डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी था ना, वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी था। वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी था। समझ में आ गया ना, एवरेज, फाइनाइट चेंज अपन। लेकिन यहीं जब हम इसको डेल्टा टी को लगभग जीरो के पास पहुंचा जा रहे हैं, तो किसी मूवमेंट पे बात हो रही है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 1 था, x इक्वल टू 8 था, और t इक्वल टू 2 सेकेंड था। तो एग्जैक्टली t इक्वल टू 2 सेकेंड पे लगभग डेल्टा टी जीरो को टेंड करेगा ना। एक मूवमेंट पे बात हो रही है ना, एक इंस्टेंट पे बात हो रही है ना, तो इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी जो था अब हो गया ये वाला टर्म, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होता है इंस्टेंट, किसी मोमेंट पे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आया, 3t स्क्वायर आया।
समझे क्या? उसका एक्सप्रेशन क्या आया? 3t² आया। यही तो डिफरेंशिएशन है ना। देखो यही डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन अब इसको बोलते कैसे हैं, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसको क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। यही टर्म जब हमने काफी क्या किया, डेल्टा टी को 0 के टेंड करा दिया तो ये dx/dt हो गया, वो 3t² आया। मतलब ये कि किसी, याद है v एज ए फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा? 3t²। मतलब x एज ए फंक्शन ऑफ t क्या था? t क्यों था ना। अब किसी टाइम पे वेलोसिटी 3t² हो जाएगा, यही dx/dt। जैसे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो गया, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या हो गया? 3 हो गया, और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 2 × 2 4 × 3 12 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब आ गया ना आंसर। ये लोग 12 के करीब ही तो आ रहे थे ना, जब टाइम इंटरवल छोटा कर रहे थे 12 के करीब ही आ रहे थे ना, तो आ गया, आराम से आ गया। तो ये जो सारे चीजें मैंने बताई वो डिफरेंशिएशन है। ये एक्चुअली ये dx/dt है ना, इसको बोला जाता है कि चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं? चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको जो है ना, हम इतना सब काम नहीं करने वाले, बस ये समझाने के लिए तुम्हें बता दिया हूं कि ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे आता है dx/dt। तो dx/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों 3t² आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो यहां से 12 मीटर पर सेकंड मैंने निकाल दिया, है कि नहीं आसान।